जो स्टूडेंट स्टडी वीज़े के लिए यूरोप जाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरोप के वो कंट्रीज़ जहाँ पर आपको अप्लाई ज़रूर कर लेना चाहिए या फिर वो कंट्रीज़ जहाँ पर किसी न किसी तरह की आपको कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है, तो वो कंट्रीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि स्टार्ट से अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कंट्री है यूरोप का जर्मनी या जर्मनी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, आपको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में है और यहाँ पर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन मिलते हैं, यानी या तो आपको फ़ीस बिल्कुल नहीं देनी होती है, बिल्कुल माइनर सी फ़ीस होती है। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ये है कि आपको ब्लॉक अकाउंट करवाना पड़ता है। ब्लॉक अकाउंट मतलब आपको कम से कम 40 लाख की एक अमाउंट है जो यूरोप जर्मनी में फ़िक्स करवानी पड़ेगी और वहाँ पे जाने के बाद आपको हर महीने वो अमाउंट पे बैक कर दी जाएगी। यानी बेसिकली एक तरह की सिक्योरिटी है, ये एक्सपेंस नहीं है। तो जर्मनी आपको ज़रूर जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है फ्रांस। फ्रांस में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन है, वहाँ पे भी आपको किसी तरह की फ़ीस नहीं देनी होती और फ्रांस में ब ब्लॉक अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट के ज़रिए अपनी फाइनेंशियल वर्थ प्रूव कर सकते हैं। फ्रांस की एम्बेसी पाकिस्तान में है, तो एम्बेसी की किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन का सामना आपको नहीं करना पड़ता। एम्बेसी टाइमली आपको अपॉइंटमेंट भी देती है और टाइमली आपको डिसीजन भी देती है। सिर्फ ये है कि यहाँ पर आपके प्रोफाइल का थोड़ा अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, फाइनेंशियल आपके जस्टिफाइड होने चाहिए। अदरवाइज़ आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वो आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हैं क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस नहीं होती और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ऑप्शन अमूमन आपको 8,000 यूरोस या 10,000 यूरो से भी कई दफ़ा थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो फ्रांस इज़ आल्सो वेरी गुड ऑप्शन इन द सेंस कि यहाँ पर आपको कॉम्प्लिकेशन कोई सामना नहीं करना पड़ता। तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इज़ आल्सो वेरी गुड ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और आपको फ़ी जो है आपको 1500 यूरो पर ईयर की फ़ीस आपको पे आउट करनी पड़ती है। ऑस्ट्रिया जो है वो जर्मनी का आप नेबरिंग कंट्री कह लें और सेम कल्चर, सेम एनवायरनमेंट, लैंग्वेज, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हर लिहाज से आपको आप ये समझें कि आप ऑस्ट्रिया में आ गए। ऑस्ट्रिया में भी आपको ब्लॉक अकाउंट का कोई मसला नहीं है, तो और ऑस्ट्रिया की एम्बेसी भी पाकिस्तान में है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ऑस्ट्रिया का प्रोसेस टाइम ड्यूरेशन थोड़ा-सा ज़्यादा है क्योंकि ऑस्ट्रिया में आपको बोर्ड आईबीसीसी एचईसी और मोफा की अटेस्टेशन के बाद एम्बेसी से भी अटेस्टेड करवानी पड़ती हैं डॉक्यूमेंट, जिसको लीगलाइज़ेशन का प्रोसेस बोला जाता है। तो लीगलाइज़ेशन का प्रोसेस अमूमन मिनिमम 3 महीने का टाइम लेता है और समटाइम ये ज़्यादा टाइम भी ले लेता है। इस वजह से ओवरऑल आपका जो प्रोसेस ड्यूरेशन है, वो 8 महीने से 1 साल तक का हो सकता है, 8 महीने, 10 महीने या इवन 12 महीने। लास्ट ईयर तक ये प्रोसेस तकरीबन 15 से 18 महीने का था, जो कि काफ़ी रिड्यूस होके अब ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने पे आ चुका है। तो अगर आप इतना प्रोसेस टाइम हैंडल कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको ऑस्ट्रिया में अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट कंट्री है स्पेन। स्पेन 2023 और 24 तक तो काफ़ी स्मूथ था पाकिस्तान में, लेकिन 24 से ऑनवर्ड स्पेन में काफ़ी ज़्यादा एक तो पाकिस्तान से वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा, यानी आप समझ लें कि बहुत कोई रेयर प्रोफाइल्स हैं जो स्पेन के लिए सक्सेसफुल होती हैं स्टडी वीज़ा के लिए। पहले तो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, अपॉइंटमेंट मिल जाए तो एम्बेसी आपको 6 से 8-8 महीने तक डिसीजन ही नहीं अनाउंस करती। तो आप वेटिंग लिस्ट में बैठे रहते हैं और उसके बाद जब डिसीजन आता है तो मोस्टली वो आपका चांसेस होते हैं कि वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी यूरोप से इतनी ज़्यादा प्रोफाइल्स हैं स्पेन के पास कि उनको ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान से प्रोफाइल लेने की। तो स्पेन को आप अवॉइड करें। स्पेन की एम्बेसी भी पाकिस्तान में है। उस नेक्स्ट कंट्री है हंगरी। हंगरी भी सेम स्पेन की तरह 2024 तक काफ़ी अच्छा ऑप्शन था, लेकिन 24 से ऑनवर्ड यहाँ पर भी आपको एम्बेसी की कॉम्प्लिकेशन काफ़ी बढ़ चुकी हैं। अपॉइंटमेंट लेने में भी मसला होता है और डिसीजन मेकिंग के अंदर भी काफ़ी टाइम लग रहा है। इस वजह से हंगरी भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। फॉर द टाइम बीइंग आपको हंगरी को भी अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट कंट्रीज़ इटली। इटली के केस में आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन मिलते हैं। अक्सर लोग इटली में सिर्फ़ इसलिए अप्लाई करते हैं कि वहाँ पे स्कॉलरशिप्स होती हैं। येस, इटली के अंदर स्कॉलरशिप्स होती हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको एम्बेसी भी पाकिस्तान में मिलती है। अप्लाई करना चाहिए, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रख के करना चाहिए कि क्योंकि यहाँ पर आपको स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं और एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स थोड़ी होती हैं, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से अमूमन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट में आपको थोड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी जो अपॉइंटमेंट्स है वो मार्केट में सेल हो रही होती हैं, स्टूडेंट को डायरेक्टली नहीं मिल रही होती। तो ये माइंडसेट अपना क्लियर करके चलें, आपके ज़हन में होना चाहिए कि एम्बेसी की कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है और आखिर में आपको ये भी हो सकता है कि एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बाय करनी पड़े, जो कि अमूमन 4 लाख से 8 लाख रुपए के दरमियान डिपेंडिंग अपॉन दी टाइम ड्यूरेशन कि कब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो ये इतना एक एक्सपेंस आपका हो सकता है, तो इस वजह से ये माइंड में रख के चलें। नेक्स्ट कंट्री इज़ फ़िनलैंड।
फ़िनलैंड ये सारे जो कंट्री हम डिस्कस कर रहे हैं ये शेंजन के कंट्रीज़ हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा। तो फ़िनलैंड बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप शेंजन का स्टडी वीज़ा लेना चाह रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में ये उन चंद ममालिक में से है जहाँ पर आपको बहुत आसानी से वीज़ा मिल जाता है, यानी वीज़ा सक्सेस रेट बहुत ज़बरदस्त है। ज़्यादा वेरिफ़िकेशन नहीं होती, एडमिशन भी ऑलमोस्ट आपको मिल जाता है, लेकिन थोड़ी-सी फ़ीसें ज़्यादा हैं यहाँ पर। आपको अमूमन यहाँ पे 7-8 हज़ार से लेके 12, 14, 15 हज़ार यूरो सालाना की फ़ीस जो है वो ऑफ़र की जाती है। स्कॉलरशिप के ऑप्शंस भी हैं, अगर आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी है तो आपको अप टू 100% तक स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती हैं। इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है फ़िनलैंड की, और इसके लिए प्रोसेस के लिए आपको कतर जाना पड़ता है, और वो एक्सपेंस भी आप इसमें ऐड करें। लेकिन अदरवाइज़ अगर वीज़ा रेट के लिहाज़ से बात की जाए, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट आपको टाइमली मिलती है, डिसीजन आपको टाइमली मिल जाता है, और ओवरऑल वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। फ़िनलैंड आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। फ़िनलैंड के ही नेबरिंग कंट्री है स्वीडन। स्वीडन भी प उसकी एम्बेसी भी पाकिस्तान में है, और अपॉइंटमेंट का कोई इश्यू नहीं है, टाइमली डिसीजन मिलता है, ओवरऑल वीज़ा रेश्यो भी ठीक है। लेकिन रिसेंटली स्वीडन के अंदर कुछ पॉलिसी चेंजेस इमिग्रेशन की और स्टडी वीज़ा के हवाले से वो होना शुरू हो चुकी हैं, जिस वजह से उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी हमें कमी इनटेक में जो स्टूडेंट जाएँगे उसके बाद हमें पता लगेगा कि क्या पॉलिसी जो चेंजेस हुए हैं उसका इफ़ेक्ट क्या आता है। फॉर द टाइम बीइंग स्वीडन इज़ वेरी गुड, आपको ज़रूर स्वीडन को भी अपने स्टडी वीज़ा ऑप्शंस में कंसिडर करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलैंड या नीदरलैंड और डेनमार्क। ये तीनों कंट्रीज़ एक ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर नॉर्मली जो स्टडी वीज़ा जैसे हम बाकी कंट्री में डील कर रहे होते हैं, तो इन कंट्रीज़ में आपको थोड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ता है। इनकी एम्बेसी पाकिस्तान में है तीनों कंट्रीज़ की, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इस टाइम वो थोड़ी रिजिड है, एंटी मुस्लिम है, और ख़ास तौर पे एंटी पाकिस्तानी भी कह लें आप। तो जिस वजह से यहाँ पर आपको अमूमन वीज़ा रेट पाकिस्तान के केस में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, स्पेशली पोलैंड के लिए पाकिस्तान से वीज़ा रेट ऑलमोस्ट 0% है। सेम इज़ सिचुएशन फॉर डेनमार्क, एंड उसके बाद आता है फिर तीसरे नंबर पे नीदरलैंड। नीदरलैंड में फिर भी आपको निस्बतन बेहतर है, बैचलर्स के लिए वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़्ड है। मास्टर्स के लिए अगर आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी है तो डेफ़िनिटली आप इस नीदरलैंड को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन पोलैंड को कंप्लीटली अवॉइड करें, और उसके बाद आप डेनमार्क को भी कोशिश करें कि उसके लिए भी प्रोसेस ना करें, क्योंकि वहाँ पे एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस रेट कम है। मास्टर्स के लिए किसी हद तक बेहतर है, लेकिन ओवरऑल को बहुत अच्छा वीज़ा रेशो नहीं है। तो ये 3 कंट्रीज़ आपने अवॉइड करनी है। उसके बाद है लैटविया एंड लिथुआनिया, दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। सेम पॉलिसी, सेम एनवायरनमेंट, सेम एजुकेशनल सिस्टम, सेम फीस स्ट्रक्चर, दोनों कंट्रीज़ आपको विदाउट लैंग्वेज टेस्ट ऑप्शन देते हैं, लेकिन इन 2 में से अगर आपको चूज़ करना हो तो आप इसको लिथुआनिया को चूज़ करेंगे। लैटविया को अवॉइड करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर की जो लैटविया की हिस्ट्री है, उसका जो वीज़ा प्रोसेसिंग वगैरह का है, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अपॉइंटमेंट इश्यूज़ का सामना करना पड़ा था। जिस वजह से लैटविया को मैं अवॉइड करना चाहूँगा और लिथुआनिया को मैं प्रायोरिटाइज़ करूँगा। लिथुआनिया की एम्बेसी, लैटविया की एम्बेसी, दोनों की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। इनका प्रोसेस आउटसाइड होता है, हम लिथुआनिया का प्रोसेस मोस्टली मलेशिया से कर रहे हैं, और लैटविया के केस में आपको यूएई की एम्बेसी से प्रोसेस इसका होता है। लेकिन वहाँ पे अभी भी जो अपॉइंटमेंट के थोड़े इश्यूज़ हैं, इस वजह से लैटविया अवॉइड करें। फ़ीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इनका सेम है, आपको 3 से 4 हज़ार के अंदर ईयर के अंदर प्रोग्राम मिल जाता है, तो ये काफ़ी रीज़नेबल कॉस्ट के ऑप्शंस हैं। इसमें आपको लिथुआनिया चूज़ करना चाहिए। फिर उसके बाद ऑप्शंस आते हैं एस्टोनिया। एस्टोनिया रिसेंटली पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है। हाइली रिकमेंडेड ऑप्शन है, क्योंकि एजुकेशन बहुत अच्छी है, रीज़नेबल कॉस्ट 4000 से 8000 के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है। ये जो एस्टोनिया है यूरोप का, आप इसको अ ये जो लिथुआनिया है इसको आप यूरोप का सिलिकॉन वैली कह सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। सिर्फ़ आपकी प्रोफ़ाइल यहाँ पर अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि इन एस्टोनिया में जो एडमिशन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहते हैं, तो प्रोफ़ाइल अगर आपकी अच्छी है फिर आपको कोई इश्यू नहीं है। एस्टोनिया की एम्बेसी भी पाकिस्तान में नहीं है। आपको टर्की से इसका प्रोसेस किया जा सकता है, या इवन अज़रबैजान से भी किया जा सकता है, सराउंडिंग और एम्बेसीज़ भी मिल जाती हैं। अपॉइंटमेंट के कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, ओवरऑल ओके है, टाइमली आपको डिसीजन मिल जाता है, तो एस्टोनिया में भी आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्री इज़ द चेक रिपब्लिक, ज़ेचिया। चेक रिपब्लिक के अंदर भी आप को एम्बेसी की कॉम्प्लिकेशन है, वीज़ा रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान के केस में, तो इस वजह से चेक रिपब्लिक को भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पाकिस्तान से अगर आप हैं तो इसको भी अवॉइड करें, ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होना चाहिए। तो ये कोई यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ के अलावा भी काफ़ी सारे हैं, स्विट्ज़रलैंड है, या दीगर कंट्रीज़ भी हैं, लेकिन नॉर्वे है।
लेकिन पाकिस्तान के केस में मैं इनको कुछ ज़्यादा फ़ेवरेबल नहीं समझता, क्योंकि अमूमन यहाँ पे प्रोफ़ाइल काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं। तो इन कंट्रीज़ के लिए भी मेरी रिकमेंडेशन कोई बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं है। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ, अगर आप शेंजन के अंदर जाना चाह रहे हैं और किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन का सामना नहीं करना चाहते, तो आपको डेफ़िनेटली जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, फ़िनलैंड, स्वीडन, लिथुआनिया, एस्टोनिया और इटली, ये ऑप्शंस हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए। और इसके अलावा जो दीगर ऑप्शन है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो आपको अवॉइड करने चाहिए। बाकी इसके हवाले से मज़ीद जब हमारे पास मज़ीद डाटा अवेलेबल होगा और किसी कंट्री में मज़ीद कॉम्प्लिकेशन आ रही है या मज़ीद स्मूथ प्रोसेस हो रहा है, तो डेफ़िनेटली वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कम्युनिकेट कर देंगे। शुक्रिया।